हम लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में कुछ थोड़ा सा उनका बायोग्राफी देख रहे थे। आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, इसके पहले हम लोगों ने गरम दल के एक महत्वपूर्ण नेता रविंद्र घोष के बारे में पढ़ा, उनको भी महर्षि की उपाधि मिली। ठीक है, तो ये सब लिस्ट बनाते चलिए, कितने महर्षि हुए, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती हुए हैं, ठीक है, और महर्षि अरविंदो घोष, और भी जितने महर्षि जिनको टाइटल मिला हुआ है, जिनको महात्मा का टाइटल मिला हुआ है, ठीक है, जैसे आज हम पढ़ेंगे एक महात्मा हंसराज के बारे में, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, तो ऐसे, ठीक है, ये कभी कभी ये चीजें फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन एक जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, हाउ मेनी महात्मास आर देयर इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध से लेकर के आपको जितने महात्मा हैं वो सब आपको ध्यान रखना। तो ये कुछ महर्षि अरविंदो घोष, तो इनको भी महर्षि का टाइटल मिला था, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लाला लाजपत राय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिर मैंने चेक किया तो पढ़ा नहीं था, तो हम लोग लाला लाजपत राय के बारे में देखते हैं। 1868 में इनका जन्म हुआ, 1928 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा, कांग्रेस के एक बड़े महत्वपूर्ण नेता थे, गरम दल के नेता थे, इसलिए जो रेवोल्यूशनरी थे भारत में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि के लिए ये प्रेरणा स्रोत का भी काम करते थे। पंजाब इनका कार्य क्षेत्र रहा और पंजाब में इन्होंने लगभग अपना महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, ये ऑथर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, नेशनलिस्ट थे और लॉयर थे। इसके अलावा जर्नलिस्ट तो लगभग सभी जो प्रारंभिक नेता थे वो सभी लगभग आजादी के दौरान ज्यादातर जो नेता थे वो जो है जर्नलिस्ट भी थे। ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्यादातर जो प्रारंभिक नेता थे, प्रारंभिक क्या, कांग्रेस के नेता लगभग 1930 तक, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो नेता थे वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे। उसका कारण क्या था? तो उसका कारण यही था कि उस समय जनता तक अपनी बात, अपने कोई यदि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, तो अपने उस ऑर्गेनाइजेशन की बात जनता तक पहुंचाने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण साधन था, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इतना नहीं था जो आज के दौर पे है, तो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण जो जरिया होता था वो अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पैम्पलेट वगैरह होती थी। इसलिए ज्यादातर जो प्रारंभिक नेता थे वो जर्नलिस्ट भी होते थे, ताकि अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों को वो जनता तक पहुंचा सके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाना, अपनी जनता तक अपनी बात पहुंचाना, अपने कार्यक्रम क्या है, अपने उद्देश्य क्या है, इन सबको डिक्लेयर करने के लिए उनको जर्नलिस्ट होना पड़ता था। ठीक है, तो ऑथर भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, नेशनलिस्ट थे, लॉयर थे और जर्नलिस्ट थे। इनका निकनेम था पंजाब केसरी, ठीक है, या लॉयर ऑफ पंजाब, पंजाब का शेर या पंजाब केसरी, इनको उपाधि मिली हुई थी पंजाब, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र था। मेंबर ऑफ आर्य समाज, ये स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और ये आर्य समाज में पिछले ही बता चुका हूं, आर्य समाज उनके सिद्धांत उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और आर्य समाज को फैलाने के लिए इन्होंने आर्य समाज की एक ब्रांच लाहौर में स्थापित की थी, और उसका नाम रखा था आर्य समाज ऑफ लाहौर 1877। ठीक है, ये जो मेन आर्य समाज है उससे हटकर के इन्होंने अपने लेवल पर कि मैं क्या कर सकता हूं आर्य समाज के लिए, उन्होंने इसकी स्टैब्लिश किया था, और अपने आर्य समाज ऑफ लाहौर से ही ये एक पत्रिका निकालते थे आर्य समाज के सिद्धांतों को फैलाने के लिए, उसका नाम रखा था आर्य गैजेट। हेल्प महात्मा हंसराज लिखना मैं भूल गया हूं, ठीक है, तो यहां आप ध्यान रखिए, हेल्प महात्मा हंसराज। हंसराज, जो महात्मा हंसराज पंजाब में एक समाज सुधारक और खास करके एजुकेशनलिस्ट, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, और ये भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो महात्मा हंसराज की मदद किया था इन्होंने डीएवी स्कूल स्थापित करने में। डीएवी माने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, जो लाहौर में खोला था, और आज के समय में वो है वहां पर स्कूल, लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है और उसका नाम हो गया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो महात्मा हंसराज एक एजुकेशनलिस्ट थे, आर्य समाज के मेंबर थे, पंजाब में समाज सुधारक का काम करते थे। ठीक है, और लाला लाजपत राय के बड़े अच्छे मित्र और उनके सहयोगी थे। ठीक है, अरेस्टेड ड्यूरिंग
पार्टीशन ऑफ बंगाल एजिटेशन, इनको भी बंगाल विभाजन के समय अरेस्ट कर लिया गया था और उनको मांडले जेल भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को भी भेजा गया था मांडले और इनको भी, लेकिन इनको 1 साल के बाद रिहा कर दिया गया और बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए भेजा गया था। ठीक है, जब ये वहां से लौट के आए बंगाल पार्टीशन के समय, तो उन्होंने देखा कि जो बंगाल विभाजन के समय जो आंदोलन स्वदेशी और बायकॉट चल रहा था, अब वो ठंडा पड़ चुका है। कुछ दिन ये भारत में गुजारे और उसके बाद फिर ये वेंट टू यूके, 1914 में यूके चले गए, फिर 1917 में यूएसए चले गए और यूएसए में काफी लंबे समय तक फिर ये रहे और यूएसए में ही इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को साथ में लेकर के इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका बनाया था, जिसका उद्देश्य था भारत को आजादी दिलाने के लिए अमेरिका में अपने प्रयास तेज करना, अमेरिका के लोगों को, अमेरिका की सरकार को यह बताना कि ब्रिटेन किस प्रकार की जाति भारत में कर रही है, ताकि अमेरिका का समर्थन भी हमें मिल सके। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के एक बड़े महत्वपूर्ण नेता थे, गरम दल के नेता थे, लेकिन ये कांग्रेस का जो ऑफिशियल सेशन होता था हर साल दिसंबर में, किसी भी सेशन में 1885 से 1947 तक जो सेशन हुए हैं, यानी लगभग 60-65 सेशन कांग्रेस के हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी भी ऑफिशियल सेशन में ये कभी भी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के नहीं थे। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो लाला लाजपत राय थे और जो बड़े बड़े नेताओं में से कौन नहीं थे वो और हम आगे देखेंगे। तो एक तो लाला लाजपत राय तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन कलकत्ता में 1920 में बुलाया गया था, वो ऑफिशियल सेशन नहीं था, उसमें लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था, एक स्पेशल अनऑफिशियल सेशन था। ठीक, और वो ऑफिशियल पर्पस ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर डिसीजन लेने के लिए तात्कालिक रूप से ये बुलाया गया था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी, इन्होंने एक और भारत में एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी 1921। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अलग है, जिसको मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया था, और सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी लाला लाजपत राय ने 1921 में इसको सेटअप किया था। इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन भारत में 1920 के आसपास जब शुरू हुआ तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो है 1921 से 1923 तक, जब तक ये पूरा आंदोलन चलता रहा, इनको जेल में रखा गया। ये अपने विचारों से सेकुलर थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्ट करते थे, सभी धर्मों की समरसता पर विश्वास रखते थे, लेकिन ये धर्म के आधार पर विभाजन को मानते थे। ठीक है, हालांकि इनके समय तक विभाजन नहीं हुआ था, आपको ध्यान रखना, विभाजन 1947 में हुआ और इनकी मृत्यु 1928 में ही हो गई, लेकिन विभाजन की बात 1906 में मुस्लिम लीग के बनने के बाद से ही शुरू हो गई। ठीक, तो ये विभाजन का धार्मिक आधार पर सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये चाहते नहीं थे, इनका शायद ऐसा मानना रहा होगा कि धर्म के आधार पर भारत में नफरत फैले, हिंसा फैले, इससे बेहतर है कि धर्म के आधार पर 2 देश जो है हिंदुस्तान को बांट देना चाहिए। अपोज्ड साइमन कमीशन, ब्रिटेन की सरकार ने भारत में संविधान भारतीयों द्वारा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, भारतीय लोग इतने सक्षम है कि वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए 6 लोगों का एक आयोग बना करके भारत भेजा था, जिसमें सारे 6 मेंबर अंग्रेज लोग थे। वो साइमन कमीशन उसका नाम दिया गया क्योंकि उसके जो चेयरमैन थे वो साइमन नाम के व्यक्ति थे। तो ये कमीशन सबसे पहले 1927 में बंबई पहुंचा, फिर 1928 में ये लाहौर पहुंचा। जब ये लाहौर पहुंचा तो इसका विरोध कर रहे थे, भारत में जहां जहां भी साइमन आयोग पहुंचा ये सब लोग इसका विरोध कर रहे थे। हिंदू भी विरोध कर रहे थे, मुसलमान भी विरोध कर रहे थे, कांग्रेस भी विरोध कर रही थी, मुस्लिम लीग भी विरोध कर रही थी। विरोध करने का कारण यह था कि ब्रिटेन से एक ऐसा 6 मेंबर का आयोग भारत आया है जो ये डिसीजन लेगा कि भारत के योग्य संविधान बनाने, ठीक है, योग्य है कि नहीं भारत के लोग, लेकिन उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। ये भारत के किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आई, इसलिए जहां जहां भी साइमन आयोग पहुंचा भारतीय लोगों से बात करने, उसका विरोध किया गया। जब ये लाहौर पहुंचा 1928 में, तो वहां पर जो प्रमुख कार्यकर्ता थे वो थे लाला लाजपत राय। उस समय लाहौर पंजाब में आता था, ठीक है, यूनाइटेड पंजाब था। तो वहां के प्रमुख कार्यकर्ता थे कांग्रेस के लाला लाजपत राय। इन्होंने साइमन आयोग का विरोध किया और एक नारा दिया, गो बैक साइमन,
या साइमन गो बैक, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये नारा दिया। अब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर पुलिस लगी हुई थी, बहुत सारी जनता जुड़ी हुई थी। लाला लाजपत राय के कहने पर भगत सिंह जैसे लोग भी उसमें शामिल थे। और जब साइमन आयोग का ये लोग विरोध कर रहे थे तो वहां पर एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था जो जेम्स ए स्कॉट, ठीक है। ये पुलिस अधिकारी था, इसने जो पुलिस वहां पर खड़ी थी उसको लाठीचार्ज का आदेश दिया। और इस लाठीचार्ज में एक लाठी सर पे पड़ गई थी लाला लाजपत राय की, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और बाद में इसी लाठी लगने के कारण इनकी अल्टीमेटली मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु के पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी टुडे, मैं ये घोषणा करता हूं कि ये लाठी जो मेरे सर पे आज लगी है विल बी द लास्ट नेल इन कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भारत में जो ब्रिटिश सरकार है उसकी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अर्थात मेरी मृत्यु के बाद भारत की जनता उद्वेलित हो जाएगी, आक्रोशित हो जाएगी और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। ये घटना 1928 की है और फिर लगभग 17, 18, 19 साल के बाद फिर आखिर आजादी हमें मिल जाती है। अब चूंकि लाला लाजपत राय भारत के जो क्रांतिकारी युवा नेता थे उनके बड़े आदरणीय थे, उनके प्रेरणा स्रोत थे, जिनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ठीक है, ऐसे लोग शामिल थे। इसलिए जब लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो जो क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि, वो जेम्स ए स्कॉट की हत्या करने की साजिश करने लगे, ठीक है। और इस साजिश में अल्टीमेटली उन्होंने छुप करके जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई और कहीं से जेम्स ए स्कॉट गुजर रहे थे, गोली भी चलाई गई। लेकिन वास्तव में वो जेम्स ए स्कॉट नहीं थे, वो एक दूसरे पुलिस ऑफिसर निकले जिनका नाम था, जो एएसपी थे पुलिस में, जॉन पी सॉन्डर्स। और सॉन्डर्स को गोली लग गई, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बाद में राजगुरु और भगत सिंह इत्यादि के मामले में केस भी चला, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लाला लाजपत राय का बदला भगत सिंह जैसे लोगों ने मार करके एक अंग्रेज अधिकारी को लिया। हालांकि इनका इरादा सॉन्डर्स को मारना नहीं था, इनका इरादा जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था उस जेम्स ए स्कॉट को मारना था, ठीक है। लाला लाजपत राय की माता का नाम था गुलाबी देवी और उन्हीं के नाम पर उन्होंने लाहौर में टीबी पेशेंट्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल बनवाया था, जिसका नाम रखा गया था गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल, जो आज भी लाहौर का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जो है वो माना जाता है। हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट, जो हिंदू समाज के जो ऑर्फन बच्चे थे उन बच्चों के रखरखाव के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और एक संस्था का भी स्थापना किया था, जिसका नाम रखा गया था हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट। इनके न्यूज़पेपर, दो बड़े महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे, एक इन्होंने अमेरिका से चलाया था जिसका नाम था यंग इंडिया, और एक भारत में इन्होंने चलाया था जिसका नाम था कायस्थ समाचार। तो ये दो अखबार ये प्रकाशित करते थे, आपको याद रखना है। किताबें, कुछ महत्वपूर्ण किताबें इन्होंने लिखी हैं। इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ठीक है, भारत का इंग्लैंड पर कर्ज। अनहैप्पी इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण किताब है इनकी, अनहैप्पी इंडिया। यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। आर्य समाज पर भी इन्होंने किताब लिखा है। द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ये इनकी 5 महत्वपूर्ण किताबें हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में और एक दो बातें। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक जो आज हम देखते हैं, ये उनके फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। और इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी भी खोली थी जिसका नाम था लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, और ये कंपनी भी जो है लगभग 1900 के आसपास ये पीएनबी और इनको दोनों को खोला गया था, ठीक है। और बाद में ये जो लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी है उसको जब देश आजाद हुआ तो 1956 में एलआईसी में मर्ज कर लिया गया। और इन दोनों संस्थाओं ने, पीएनबी और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी ने, स्वदेशी मूवमेंट के समय बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। रिमेन अ मेंबर ऑफ हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, क्योंकि ये कट्टरवादी हिंदू भी थे तो हिंदू महासभा के मेंबर्स भी थे, ठीक है। हालांकि हिंदू महासभा को फॉर्म करने का काम मदन मोहन मालवीय ने किया था। फाउंडेड ब्रॉड लाफ हॉल एज एन अल्टरनेटिव टू ब्रिटिश स्टाइल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड भगत सिंह, ठीक है। इन्होंने ब्रॉड लाफ हॉल नामक एक स्कूल की स्थापना की थी, जिसका पर्पस था कि जो ब्रिटिश शैली में भारत में पढ़ाया जाता है उसका विरोध करना और उसके अल्टरनेटिव में भारतीय
तरीकों से अध्यापन कराना, और उसी स्कूल में भगत सिंह भी पढ़ते थे। सपोर्टेड अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित एंड वुमेन, ये दलित और महिलाओं के उद्धार के लिए काफी काम करते थे। खास करके भारत में दलितों को मंदिर प्रवेश में नहीं दिया जाता था, वेद पढ़ने, रामायण पढ़ने, गीता पढ़ने इत्यादि की छूट नहीं थी। लाला लाजपत राय ने इन सब का समर्थन किया था और दलितों को वेद पढ़ने का, वैदिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार देने की बात ये करते थे। उसी प्रकार महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का उद्धार, महिलाओं की जो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सब पे भी ये काफी बल देते थे। इनका एक स्टेटमेंट तो कई बड़े महत्वपूर्ण है। पहला स्टेटमेंट यही है, आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक ऑन मी टुडे विल बी द लास्ट नेल इन कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने कहा था, कब कहा था, ये बात हमने समझ ली। दूसरा महत्वपूर्ण है, इफ आई हैड द पावर टू इन्फ्लुएंस इंडियन जर्नल्स, यदि मेरे में यह ताकत होती कि मैं भारत की पत्र पत्रिकाओं को प्रभावित कर सकता, आई वुड हैव द फॉलोइंग हेडलाइंस प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स ऑन द फर्स्ट पेज। तो मैं सभी अखबारों पत्र पत्रिकाओं के प्रथम पन्ने में बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में ये लिखता, क्या लिखता, मिल्क फॉर द इन्फेंट्स, सभी नवजातों को दूध, फूड फॉर द एडल्ट्स, सभी युवाओं को पर्याप्त भोजन, एंड एजुकेशन फॉर ऑल, और सभी के लिए पर्याप्त शिक्षा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, आपको ध्यान रखना। ठीक, अब अरविंदो घोष के क्वेट्स हम लोग भूल गए थे करना, यहां पर मैं दो तीन महत्वपूर्ण क्वेट्स, अरविंदो घोष, महर्षि अरविंदो घोष बड़े क्रांतिकारी नेता, बाद में संत बने, ठीक है, फिलोसोफर भी थे। तो उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है हम लोग देख लेते हैं। इंडिया ऑफ द एजेस इज नॉट डेड, भारत का जो युग है, भारत प्राचीन काल से कभी मृत नहीं था, एक जीवंत सभ्यता रही है भारत की। नॉर हैज सी स्पोकन हर लास्ट क्रिएटिव वर्ड, और ना ही भारत का ऐसा समय अभी आया है कि उसने अंतिम बार कोई रचनात्मक बात बोली हो। सी लिव्स, वो जीवित है, भारत आज भी जीवंत है, एंड हैज स्टिल समथिंग टू डू फॉर द हरसेल्फ, और आज भी वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर पाने में सक्षम है। यानी भारत सदियों से ना तो दुर्बल था ना आज दुर्बल है, भारत ना तो सदियों से मृत था ना आज मृत है, भारत ना तो सदियों से असक्षम था और ना ही आज असक्षम है। जरूरत केवल इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि भारत क्या था और भारत को क्या होना चाहिए। हिडन नेचर इज द सीक्रेट गॉड, जो छुपी हुई प्रकृति है वही छुपा हुआ ईश्वर है, वही गुप्त ईश्वर है। यानी प्रकृति को जान लिया तो ईश्वर को जान लिया। ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग, केवल चिंतन करने से, चिंता करने से, विचार करने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इट इज व्हाट यू आर, सच्चा ज्ञान का मतलब है आप क्या हैं। इट इज व्हाट यू बिकेम, सच्चा ज्ञान का मतलब है आप क्या होना चाहते हैं। The real difficulty is always in ourselves, not in our surrounding. जो वास्तविक परेशानी है वो हमारे अंदर छुपी हुई होती है, हमारे चारों तरफ, हमारे दूसरे लोगों में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में नहीं होती। यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई दोष है, कोई समस्या है, तो वो हम में है। यानी हमें अपने को ठीक करना चाहिए, हमें अपने पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, ये मुझे कुछ ठीक लगे तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा और आपसे डिस्कस किया। ठीक है, अब हम देखते हैं मुस्लिम लीग के कुछ महत्वपूर्ण नेता। देखिए, बिना उन नेताओं की बायोग्राफी समझे हुए राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका योगदान क्या है, हम नहीं समझ सकते। ठीक है, और अब यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल चुका है, वो परंपरागत प्रश्न नहीं पूछते। ठीक है, तो इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सर मोहम्मद इकबाल। 1877 में इनका जन्म हुआ, सियालकोट पंजाब में इनका जन्म हुआ था, और 1938 में पंजाब में इनकी मृत्यु। ठीक है, सर मोहम्मद इकबाल राइटर, लेखक थे, पोएट, महान जो है कवि थे, और ये कविता जो है पर्सियन और उर्दू लैंग्वेज में किया। ठीक है, फिलोसोफर, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, इनके ज्ञान के कारण इनको फारसी भाषा में एक टाइटल दिया गया था अल्लामा, और अल्लामा का मतलब होता है ग्रेट नोअर, माने काफी पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल के नाम से भी इनको जाना जाता है। बॉर्न इन अ कश्मीरी पंडित फैमिली,
इनके जो पूर्वज थे कश्मीरी पंडित थे और उसी फैमिली में ये इनका जन्म हुआ और कश्मीरी पंडितों के प्रति जब तक ये रहे काफी सिंपैथी और काफी लगाव भी ये रखते थे, ठीक है। और टूटी फूटी कश्मीरी भी ये बोला करते थे। स्टडीड इन लाहौर, इंग्लैंड एंड जर्मनी, ठीक है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में की, उच्च शिक्षा इंग्लैंड में की और अपनी पीएचडी की डिग्री इन्होंने जर्मनी से किया। फॉर हिज पोएट्री वर्क, इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, प्रोज के रूप में भी है, पोएट्री के रूप में भी है, उर्दू में भी है, फारसी में भी है, अंग्रेजी में भी, ठीक है। तो ये तीन भाषा के विद्वान भी थे। इनके जो महत्वपूर्ण किताब थी फारसी में, कविता की किताब असरार ए खुदी, इस ग्रंथ के लिए इनको अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, इसलिए इनके नाम पे सर लगा हुआ है। इसके अलावा इनके और भी महत्वपूर्ण कुछ पोएट्री के ग्रंथ थे, बंग ए दारा, तराना ए हिंद। तराना ए हिंद में ही इन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ठीक है। तो ये तराना ए हिंद में ही इन्होंने लिखा है। और फिर तराना ए मिली भी इनका, तराना ए मिली का मतलब है, मिली माने सब लोगों को मिलाना, ये कम्युनल हार्मोनी, ठीक है। धार्मिक सौहार्द के बारे में तराना ए मिली लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है आगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और आगे जो भी है, ठीक है। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस टाइप से उन्होंने, तो ये बड़े महत्वपूर्ण गीत इन्हीं के ग्रंथ से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है, एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि मोहम्मद इकबाल के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए थे और नीचे पूछे थे कि कौन से उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें एक तो था तराना ए हिंद, तराना ए मिली और दूसरा था असरार ए खुदी, और तीनों उनके लिखे हुए ग्रंथ, ठीक है। तो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, कभी वो कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो शुरू में मोहम्मद इकबाल खास करके 1930 तक हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे और एक यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे। लेकिन 1930 के बाद कुछ ऐसा उनको लगा होगा, उसके बाद वो एकदम से प्रो मुस्लिम हो गए और हिंदू मुस्लिम एकता के स्थान पर बाद में उन्होंने गीत लिखा कि चीनो अरब हमारा, मुस्लिम है हम, दुनिया है हमारा, इस टाइप से। फिर वो एकदम मतलब वो हिंदू मुस्लिम एकता के बाद से एकदम से फिर वो मुस्लिम फीलिंग पे आ गए और फिर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। तो 1930 तक एक बड़े अच्छे कवि थे, राष्ट्रवादी कवि थे, और उनके द्वारा लिखी गई गीत जो 1904 में लिखी गई थी, कौन सा, ये हम बुलबुले हैं इसके, ये गीत भारत में जगह जगह पर गाया जाता था और राष्ट्रीय आंदोलन का, हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा गीत ये बन करके रहा है। नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, बाद में जब पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान की पहली बार मांग मोहम्मद इकबाल ने की थी, हमें पिछले उसमें हमने देखा था, ठीक है। तो इनको पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि जो है वो घोषित किया गया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में इनकी मृत्यु 38 में हुई है और 1934 में इन्होंने राजनीति वगैरह से पूरा संन्यास ले लिया और ये थोड़े से धार्मिक हो गए और ये जो पीर फकीर हैं उनकी दरगाह इत्यादि पे जाने लगे और फिर इनकी कमाई का जरिया बंद हो गया। तो नवाब, भोपाल के नवाब ने इनको पेंशन दिया था कि ठीक है आप घर में बैठो, आपकी जरूरतें हम पूरी करेंगे, ठीक है। तो पेंशन बाय नवाब ऑफ भोपाल अपने जीवन के आखिरी दिनों की बात है, ठीक है। क्रिटिकल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने कांग्रेस को कभी पसंद नहीं किया, कांग्रेस की हमेशा आलोचना की, कांग्रेस को केवल हिंदुओं का संगठन माना, ठीक है। इसलिए कांग्रेस से दूरी बना करके रखी और जब ये मुस्लिम लीग में आ गए तो फिर उन्होंने खुलेआम जो है कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया। सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट चूंकि एक इस्लामिक मूवमेंट था, उसका राष्ट्रवादी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने इसका समर्थन किया था। खिलाफत मूवमेंट क्या है हम आगे समझेंगे डिटेल से। वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है भारत की, ठीक है। उनके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, जिसकी स्थापना 1920 में अलीगढ़ में की गई थी, बाद में फिर उसको दिल्ली लाया गया। इकबाल सम्मान बाय गवर्नमेंट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की सरकार भारत में इकबाल के नाम से इकबाल सम्मान देती है उन युवा उर्दू लेखकों को जो उर्दू में प्रोज या पोएट्री कुछ भी लिखते हैं, उनको हर साल ये पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ एमपी द्वारा दिया जाता है। और उसके पीछे कारण यही था कि भोपाल के नवाब से भी उनका एक बड़ा रिश्ता था, तो भोपाल से इनका रिश्ता था, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। रिवर्ड एज अ पोएट इन इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड यूके, दुनिया के 4 देशों में इनको एक महान जो है पोएट के रूप में
देखा जाता है। इंडिया में भी इनका महान सम्मान है, पाकिस्तान के तो नेशनल पोएट है ही, ईरान में भी इनका बहुत सम्मान है क्योंकि फारसी में इन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं, और यूके में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो यूके में भी इनका बहुत सम्मान है। ठीक है, तो ये थे सर मोहम्मद इकबाल। अब हम देखते हैं अगले जो महत्वपूर्ण नेता हैं मुस्लिम लीग के, मोहम्मद अली जिन्ना, 1876 से 1948। मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में पढ़े हुए थे, ठीक है, और दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जैसे पारसी नेताओं के, इसके अलावा कांग्रेस में जो मदन मोहन मालवीय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उनके भी बहुत बड़े प्रशंसक थे। एक बहुत सेकुलर माइंडसेट के व्यक्ति थे, और जब ये लंदन में पढ़ते थे तो जब ये एमपी बने थे, कौन, दादा भाई नौरोजी, ब्रिटेन के पहले एमपी बने थे, तो उनके सहयोगी के रूप में भी काम करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये जब भारत आए तो भारत आकर के इन्होंने कांग्रेस को जो है 1906 में ही कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था, दादा भाई नौरोजी से प्रभावित होकर के, फिरोज शाह मेहता से प्रभावित होकर, क्योंकि ओरिजिनली जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये पारसी फैमिली से बिलोंग करते। इनके दादाजी फारसी थे, गुजरात में बहुत बड़ा इनका कारोबार था। इनके पिताजी फिर जो है शिया मुसलमान में कन्वर्ट हो गए थे, और ऐसा कहते हैं कि बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने सुन्नी मुसलमान में कन्वर्जन कर लिया था, लेकिन ये बात कंट्रोवर्सी है। लेकिन ये तो तय है कि पारसी फैमिली के थे ओरिजिनली, और बाद में ये मुसलमान में कन्वर्ट हो गए थे और शिया मुसलमान से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, तो बाय प्रोफेशन ये बैरिस्टर थे, लंदन से इन्होंने पढ़ाई की थी, और लंदन में अपने पढ़ाई के दौरान गांधी जी से भी इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन जानते नहीं थे कि एक दिन गांधी और ये कट्टर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और दोनों जाकर के भारत में काम करेंगे। ठीक है, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये पहले गवर्नर जनरल बने, और लियाकत अली भारत उनके पाकिस्तान के पहले जो है वो प्रधानमंत्री बने। गवर्नर जनरल माने राष्ट्रपति एक प्रकार से। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया, जो भूमिका है, उसके कारण इनको बाबा ए कौम यानी फादर ऑफ नेशन की उपाधि पाकिस्तान में मिली हुई है। बॉर्न इन अ पर्सियन टर्न्ड शिया मुस्लिम फैमिली, ये कैसे परिवार में इनका जन्म हुआ, जो ओरिजिनली पारसी थे, गुजरात में कच्छी पारसी थे, एक कच्छ के रहने वाले थे। जैसे जेठालाल कहते हैं ना हम कच्छी मानुस, तो ये कच्छी थे, ये भी गुजराती भाषा भी बोलते थे। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना चूंकि ज्यादातर इनका जो पढ़ा लिखाई है वो इंग्लैंड में हुआ, तो ये टूटी फूटी गुजराती और टूटी फूटी उर्दू बोलते थे, लेकिन अंग्रेजी बहुत फ्लुएंसी के साथ में ये बोलते थे। तो ये पर्सियन से जो शिया मुसलमान बने थे उस फैमिली में इनका जन्म हुआ था, और इनकी फैमिली वेल टू डू फैमिली थी, सक्षम परिवार था, इसीलिए इनको लंदन वगैरह पढ़ने को भेजा था। ये गुजरात में इनका परिवार रहता था, बाद में इनका परिवार कराची शिफ्ट हो गया था। ठीक है, इन्होंने खुद 3 पारसी महिलाओं से विवाह किया था। इनका जीवन एकदम कट्टरवाद से घिरा हुआ नहीं था, बहुत लिबरल थे, एकदम वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीते थे और एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल जीते थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि इनके पास 250 से ज्यादा सूट थे, और ये जब वकालत करते थे तो एक बार जो सूट पहन के वकालत करने जाते थे दोबारा वो सूट पहन करके नहीं जाते थे। फिर बाद में एक टोपी लगाते थे जिसको जिन्ना टोपी कहा जाता था। ठीक है, बढ़िया बूट पहनते थे, और कोई भी इस्लाम में इनका कन्वर्जन जरूर हो गया था, लेकिन ये इस्लामिक कट्टरवाद और इस्लाम में जो भी कुछ एक नियम चलते हैं, 5 वक्त नमाज और दुनियादारी, ये उन सबसे परे रह करके अपना एक बिंदास लाइफस्टाइल जो है वो जीते थे। और अपने शुरुआती जीवन में वही मोटा मोटा मान लीजिए 1930 के आसपास तक ये भी बहुत सेकुलर थे, सारे धर्म की एकता अखंडता की बात करते थे, भारतीय एकता की बात करते थे। ठीक है, लेकिन 1930 आते आते तक इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये एकदम प्रो मुस्लिम हो गए, कट्टर मुस्लिम हो गए, और मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग जो है इन्होंने भी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो 3 पारसी महिलाओं से विवाह किया, और ये ज्यादातर इंग्लैंड में ही रहते थे, भारत कभी कभार आते थे जब इनकी कुछ खास जरूरत जो है हुआ करती थी। ठीक है, ये मुस्लिम लीग में के मेंबर होने से पहले 1906 से 1920 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है सदस्य थे, और 1913 से 1947 तक मुस्लिम लीग के भी सदस्य, यानी ये साथ साथ कांग्रेस के भी सदस्य थे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, और दोनों को मिलाकर के एक करने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आपस में मिलाने में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम लोग लखनऊ पैक्ट के रूप में कहते हैं। भारत में होम रूल लीग, HRL जो लिखा है मैंने, होम रूल लीग की स्थापना 3 लोगों ने मिलकर के की थी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और खुद जो है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इनकी बेटी थी दीना वाडिया। ठीक है, जो इस्लाम
जिन्ना के साथ, लेकिन अपने जीवन के आखिरी दिनों में जब उन्होंने तीसरा विवाह किया, और वो भी अपने से 24 साल छोटी महिला से, जो कि इंग्लैंड में रहने वाली वेल टू डू फैमिली से थी, पारसी थी, ठीक है, तो उससे उन्होंने जब विवाह किया तो डीना वाडिया का कंट्रोवर्सी हो गया पिता के साथ, और पिता से फिर वो अलग रहने लगी। और इवन जब पाकिस्तान आए जिन्ना और वहां के पहले राष्ट्रपति यानी गवर्नर जनरल बने, ठीक है, तो इनकी मृत्यु में बड़ी मुश्किल से इनको बुलाया गया था, तो भी आई थी, अदरवाइज इनका टोटली जो है अपने पिता से डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन कर लिया था, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना, इनको कायदे आजम भी कहा जाता है पाकिस्तान में, ठीक है, ये उनको उपाधि मिली हुई थी। यूज्ड टू लिव एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, ठीक है, बहुत शाही जीवन जीते थे, ठीक। भारत में जब ये आए थे तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये वकीली करते थे, तो इनको किसी बड़े वकील ने ऑफर दिया था कि मैं 1500 रुपए महीना आपको दूंगा, आप मेरे अंडर में काम कीजिए। बोले मेरा जो ड्रीम है वो 1500 रुपए महीना कमाने का नहीं है, मैं 1500 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला आदमी हूं। तो इतना जो है सूझबूझ और बुद्धि वाले और उतने योग्य व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हवा में बाण मार दिया, मैं 1500 रुपए दिन कमाऊंगा, वो इतने योग्य थे। और बड़े बड़े इतिहासकारों ने इनकी योग्यता, इनकी दूरदृष्टिता और इनकी सोच समझ पर की बड़ी जो है वो सराहना की थी। खुद गांधी, पटेल इत्यादि के बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत सम्मान भी इनका जो है करते थे, ठीक है। 1930 के बाद फिर संबंध जो है वो बिगड़ने शुरू हो गए, ठीक है। कॉल्ड पॉलिटिकल एनार्की टू एनसीए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि 1920 तक कांग्रेस में थे। क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस को इन्होंने छोड़ा? 1915 के बाद गांधी की फिलॉसफी कांग्रेस में हावी हो गई थी और मोहम्मद अली जिन्ना गांधी की फिलॉसफी को पसंद नहीं करते थे। लेकिन अल्टीमेटली 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन भारत में चलाने की बात हुई, तो मोहम्मद अली जिन्ना उससे एग्री नहीं करते थे और अल्टीमेटली उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और अब वो पूर्ण रूपेण मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए। और जब असहयोग आंदोलन भारत में लॉन्च किया गया गांधी के द्वारा, तो असहयोग आंदोलन को उन्होंने पॉलिटिकल एनार्की यानी राजनीतिक निरंकुशवाद की संज्ञा दी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। और अल्टीमेटली रिजल्ट भी यही हुआ था कि हिंसा हुई थी, चोरी चोरी हत्याकांड हुआ था और उसके कारण गांधी को अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा था, ठीक है। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक लाहौर प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। और इस लाहौर प्रस्ताव को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना की ही थी, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी, ठीक है। 1928 में जब भारत ने साइमन कमीशन का विरोध किया, तो अंग्रेजों ने बोला कि आपने साइमन कमीशन को भारत आने नहीं दिया, और वो भारत इसलिए आए थे कि वो कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन आपसे करके ये जान सके कि आप लोगों के लिए कैसा संविधान बनाना चाहिए। तो चूंकि आपने साइमन कमीशन को तो भगा दिया, इसलिए अब आप में अगर दम है तो अपना संविधान खुद बना के दिखाइए। इस चैलेंज को कांग्रेस ने स्वीकार किया था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई थी, जिसका काम था भारत के लिए संविधान बनाना। 1928 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिस रिपोर्ट को कहा जाता था नेहरू रिपोर्ट। मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट में जो जो बातें कही गई थी, उसमें से बहुत सारी बातों के सपोर्ट में नहीं थे, इसलिए नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया था कि वास्तव में भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए और मुसलमानों की ये डिमांड है जो नेहरू रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। उसको कहा गया था 14 पॉइंट्स फार्मूला ऑफ जिन्ना। तो 14 पॉइंट्स ऑफ फार्मूला ऑफ जिन्ना 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में दिया गया था, जिसमें ज्यादातर बातें मुसलमानों के पक्ष में थी, यानी मुसलमानों का हित कैसे सुरक्षित रह सकता है, इन पॉइंट्स को भी आप शामिल कीजिए। एट द एज ऑफ 19 साल में became youngest Indian to be called to the bar of England। जो इंग्लैंड का बार काउंसिल था, जिसमें सारे वकीलों का रजिस्ट्रेशन किया जाता था, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ये सबसे यंग भारतीय थे 19 साल में। और जब ये बॉम्बे लौट के आए तो 20 साल में सबसे कम उम्र में वकील बनने वाले व्यक्ति भी मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। ट्रेड यूनियनिस्ट यानी जो मजदूर लोगों का जो ट्रेड यूनियन था, उसके ये बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये चाहते थे कि मजदूरों को अपना यूनियन बनाने, मजदूरों को धरना करने, मजदूरों को रैली करने इत्यादि की छूट मिलनी चाहिए। तो बहुत बड़े मजदूरों के समर्थक भी थे और इन्हीं के कारण ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भारत में बना था, जिसमें मजदूरों को अपना यूनियन बनाने की छूट जो है वो मिली थी। He was a member in a commission which helped to establish Indian Military Academy at Dehradun। आज भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। उसको वहां पर स्थापित करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में मोहम्मद अली जिन्ना भी मेंबर थे।
He led Indian National Congress delegation to London twice. कांग्रेस में इनका बड़ा सम्मान था, कांग्रेस में बहुत अच्छा ढंग से काम भी करते थे, और यहां तक कि कांग्रेस अपनी बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाद में बैठते थे, तो वहां पर अपनी बात पहुंचाने के लिए जिन्ना को ही 2 बार कांग्रेस का मुखिया बना करके जो है लंदन भेजा गया। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस जो है जिन्ना के ज्ञान और विवेक का काफी सम्मान भी करती थी। ठीक है। टुक पार्ट इन फर्स्ट 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम मुस्लिम लीग। लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, उनमें से मुस्लिम लीग की तरफ से 2 बार, पहला और दूसरा, उसमें इन्होंने भाग लिया है। फिर तीसरे में इनकी जगह लियाकत अली को भेजा गया था। ठीक है, ये थे मोहम्मद अली जिन्ना और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, अब क्वेट्स देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनके जो क्वेट हैं, कथन है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण के बहुत बड़े पक्षधर थे। उन्हीं से संबंधित 2 बड़े महत्वपूर्ण कथन है इनका। नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी। कोई भी राष्ट्र अपनी श्रेष्ठता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता अनलेस योर वुमेन आर साइड बाय साइड विद यू। जब तक आपके यहां की महिलाएं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलती। अर्थात महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर बराबरी देने का जो है पक्षधर थे मोहम्मद अली जिन्ना। There are 2 powers in the world. दुनिया में 2 शक्तियां हैं। One is sword, another is pen. पहली तलवार और दूसरी कलम। There is a third power stronger than both. इनसे भी बढ़कर के एक तीसरी शक्ति है जो दोनों शक्तियों से ताकतवर है, और वो है that of the women, महिला। यानी महिला को एक बहुत बड़ी शक्ति और महिला की योग्यता पर काफी विश्वास करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े पक्षधर थे। इंडिया इज नॉट अ नेशन, not a country, it is a subcontinent of nationalities। ये भारत की डाइवर्सिटी को इंडिकेट करने वाला स्टेटमेंट है, और कभी भी आप इसको लिख सकते हैं जब डाइवर्सिटी की बात हो इंडिया में। इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं कि भारत एक देश, भारत एक राष्ट्र नहीं है, नॉट अ कंट्री, एक देश भी नहीं है, बल्कि ये तो एक उपमहाद्वीप है जिसमें कई राष्ट्र शामिल हैं। ठीक है, ये इंडिकेट करता है डाइवर्सिटी। और यहां पर 2 शब्द यूज हुए, कंट्री और नेशन, और इन दोनों का क्या मतलब है मैं ज्योग्राफी में आपको पढ़ा चुका हूं। थिंक वेल बिफोर सेलेक्टिंग योर लीडर। अपना नेता चुनने से पहले कई बार सोचिए। एंड व्हेन यू हैव सेलेक्टेड हिम, और एक बार यदि किसी को आपने अपना नेता चुन लिया तो फॉलो हिम, उसका अनुसरण कीजिए, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मुस्लिम लीग के कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स के बारे में। 1-2 लीडर्स के बारे में हम लोग और देखेंगे, 2-2, 4-4 लाइन के बारे में, जैसे लियाकत अली कौन थे, ठीक है, तो हजीम अकमल खान कौन थे, 1-2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देखेंगे। और उसके बाद हम लोग भारत में शुरू करेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज, रेवोल्यूशनरी फेज, ठीक है, जिसमें भगत सिंह वगैरह लोग आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।